बहुत स्वागत है आपके स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं रीनू। क्या इजराइल के ऊपर 3 अक्टूबर को बहुत बड़ा हमला हो सकता है? हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद 3 अक्टूबर की तारीख पर सबकी नजर है और अब तो ईरान के राष्ट्रपति के ऐलान और 3 अक्टूबर की तारीख को लेकर इजराइल में जबरदस्त तनाव है। बेरूत की इमारतें चीख चीख कर पूछ रही हैं, क्या इनका हाल गजा जैसा होने जा रहा है? लेबनान की राजधानी में यही वो जगह है जहां इजराइल ने अपने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को अंजाम दिया और फिर पूरी दुनिया ये खबर देखकर चौंक गई कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। सवाल है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद अब क्या होने जा रहा है? हसन नसरल्लाह का बदला कौन लेगा? क्या ये बदला हिजबुल्लाह लेगा या ईरान लेगा? ईरान में 5 दिन के शोक के बाद क्या 3 अक्टूबर को ईरान कर देगा इजराइल पर बड़ा हमला? सवाल ये भी है कि क्या ईरान अब इस्माइल हानिया के साथ साथ हसन नसरल्लाह को मारने वालों से डबल बदला लेगा? इस वक्त ईरान, लेबनान और गजा के बचे कुचे उन इलाकों में मातम का माहौल है जो हसन नसरल्लाह के अंदर इजराइल से टक्कर लेने वाली ताकत देखते थे। प्रदर्शन यरूशलेम और इराक से लेकर इटली तक हो रहे हैं। तेहरान में भी नसरल्लाह के मारे जाने पर इजराइल का विरोध हो रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को हमास के बाद इजराइल का सबसे खतरनाक दुश्मन माना जाता है। नसरल्लाह पूरे अरब वर्ल्ड में अकेली ऐसी आवाज और पावर थी जो गजा के मुद्दे पर इजराइल को लगातार चैलेंज कर रही थी। अब इन तीनों जगहों के लोगों में इजराइल को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। तेहरान, जहां से हिजबुल्लाह के पावर सेंटर की बैटरी चार्ज होती रही है, वहां नसरल्लाह की मौत पर गुस्सा बहुत ज्यादा है। लोग हिजबुल्लाह के पीले झंडों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और इजराइल से बदला लेने की मांग की जा रही है। همه باید پشت هم باشیم، همه باید متحد باشیم و انتقام بگیریم. ما انتقام میخوایم، انتقام خیلی سریع. ما انتقام سید حسن رو میگیریم قطعا. فقط خونخواهی دیگه سازش جواب نمیده. فقط خونخواهی. نمیشه که از تله تنش فرار بکنیم، باید جلو رفت. सवाल है कि क्या ईरान की पब्लिक का मूड अब वहां के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रणनीति पर भारी पड़ेगा? क्या ईरान से इजराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जाएंगे? क्या इनकी तादाद सैकड़ों में होगी? सैकड़ों मिसाइल, सैकड़ों ड्रोन। क्या ईरान ने इजराइल को जो ट्रेलर 13 अप्रैल को दिखाया था, अब उसकी पूरी पिक्चर दिखने जा रही है? ضایعه بزرگی هست ولی هیچ خللی در مقاومت ایجاد نخواهد کرد و همونطوری که شهادت اول دبیر کل قبلی حزب الله شهید سید عباس موسوی इजराइल से बदला लेने वाली ईरान की लिस्ट में क्या क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान के नेता साफ साफ अपनी स्ट्रैटेजी ना बताएं, लेकिन ये बात साफ है कि ईरान इस वक्त इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से बदला लेना चाहता है। ईरान इस वक्त इजराइल की सेना से बदला लेना चाहता है। ईरान इजराइल के मिलिट्री अड्डों को तबाह करना चाहता है। ईरान इजराइल के बंदरगाहों को तहस नहस करना चाहता है। ईरान इजराइल की लीडरशिप से बदला लेना चाहता है। इस्माइल हानिया के बाद हसन नसरल्लाह पर हमला, ये सीधा सीधा ईरान को चैलेंज है। ईरान हानिया को बचाने में फेल हुआ। वो हसन नसरल्लाह को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब वो बदला लेकर इस बेइज्जती का नुकसान पूरा करना चाहता है। این گونه ترورهای کور و وحشیانه نتیجه‌ای برای بقای این رژیم نخواهد داشت و این از روی استیصال هست و عرض کردم نتیجه این
ईरान के टारगेट पर इजराइल है और पिछली बार की तरह इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। सवाल है कि ईरान कैसे बदला लेगा, ईरान किससे बदला लेगा, ईरान कहां बदला लेगा। इन तीनों सवाल में ईरान की रणनीति छुपी है। उसके फैसले ने पूरे इजराइल से लेकर अमेरिका तक सायरन बजाना शुरू कर दिया है। ईरान की ताकत उसकी मिसाइल है, ईरान की ताकत उसके ड्रोन है। ईरान ने 13 अप्रैल को भी जब इजराइल पर हमला किया था, तब उसने करीब 300 ड्रोन और मिसाइल इजराइल की तरफ दागी थी। इजराइल ने दावा किया था कि उसने 98% हमलों को नाकाम कर दिया था। लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि ईरान ने हमले से पहले बता दिया था कि वो हमला करने वाला है। यानी इजराइल के पास रिएक्ट करने या कहें कि मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का टाइम था। क्या इस बार उसे ईरान यह आसान ऑप्शन देगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू ईरान का टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं? क्या नेतन्याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट टारगेट नंबर 2 हैं? और क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया टारगेट नंबर 3 है? ईरान की नजर अमेरिका पर भी है और अगर ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिका दखल देता है तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी ईरान की मिसाइलों की बरसात हो सकती है। ये बात अमेरिका ने इजराइल को भी बता दी है और उसके हिसाब से पेंटागन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर ली है। बड़ी बात यह है कि बाइडेन ने कहा है कि वो सीज फायर चाहते हैं। Mr. President, is a ground incursion into Lebanon inevitable? Time for a ceasefire. हसन नसरल्ला की मौत से करीब 2 महीने पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई कह चुके हैं कि इस्माइल हानिया के खून का बदला जरूर लेंगे। लेकिन अगस्त में ईरान की धमकी के बाद सितंबर का महीना खत्म हो चुका है। इसलिए ईरान ने अगर अब भी जवाब नहीं दिया तो ईरान की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। तुर्की ने भी कहा है कि नसरल्ला की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। Nasrallah bölgenin önemli figürüydü. Lübnan için önemli bir figürdü. Onun yokluğunun bıraktığı boşluğun zor doldurulacağını ben açıkçası düşünüyorum. Hem Hizbullah için hem İran için Nasrallah. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई क्या ऑर्डर देंगे? ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान क्या करेंगे? इस पर बहुत से सवाल हैं। लेकिन ईरान का मूड समझना है तो ईरान के लोगों का मूड समझने की जरूरत है। ईरान की सड़कों पर बैनर और पोस्टर लगे हैं। ईरान की बड़ी बड़ी इमारतों पर इजराइल को ड्रोन अटैक से तबाह करने वाली बातें लिखी हैं। इस पोस्टर को देखिए, लिखा है कि इजराइल अगले 25 वर्षों तक बाकी नहीं रहेगा। इसलिए इस बार इजराइल की लीडरशिप पर ईरान की नजर है। इसलिए सवाल है कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ईरान का टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं? क्या नेतन्याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट टारगेट नंबर 2 हैं? और क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया टारगेट नंबर 3 है? قوی‌تر شدن حزب الله شد که با وضع امروز اصلا قابل مقایسه نیست میزان قدرتی که حزب الله پیدا کرد. من اطمینان دارم که شهادت سید حسن نصرالله، خون شهید سید حسن نصرالله. अगले 24 घंटे इजराइल, ईरान, लेबनान और पूरे फिलिस्तीन के लिए बहुत खतरे से भरे हैं। गजा में बम लगातार फट रहे हैं। लेबनान में भी इजराइल लगातार बम गिरा रहा है। अब इस युद्ध का दायरा खान यूनुस और रफा की गलियों से आगे बढ़कर बेरूत और तेहरान तक जा पहुंचा है। सब जानते हैं कि ईरान जवाब जरूर देगा, क्योंकि 13 अप्रैल को ईरान ऐसा कर चुका है। सवाल बस वक्त का है, जिसका फैसला ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनेई करेंगे। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। हिजबुल्लाह के लिए ये बड़ा झटका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत में भी कुछ पार्टियां नसरल्लाह के मारे जाने से खुश नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नसरल्लाह को शहीद बता दिया। नसरल्लाह की मौत का जम्मू कश्मीर विरोध प्रदर्शन हुआ और बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। पीडीपी कांग्रेस को आतंकवाद का समर्थक
बताया गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। नसरल्लाह के मारे जाने पर भारत में सियासत शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में नसरल्लाह की हत्या के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर इजराइल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग नसरल्लाह के समर्थन में नारे भी लगाते दिखाई दिए। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने तो नसरल्लाह की मौत पर अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए, तो उनकी बेटी और उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने नसरल्लाह को शहीद बता दिया। बीजेपी ने कहा कि ये पार्टियां आतंकवाद की समर्थक हैं। We feel very sad क्योंकि उनने जहां भी दुनिया में खास तौर से गाजा में जुल्म सितम हुआ उसके खिलाफ उन्हें एक्शन लिया, बात की। सो आवर हार्ट्स आर फुल ऑफ सैडनेस। कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आतंकी नसरल्लाह की मौत पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि नसरल्लाह की मौत पर इंडी गठबंधन मातम मना रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर महबूबा, फारूक, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें गाजा तो दिखता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले नहीं दिख रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां आतंकवाद का समर्थन करती हैं। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। जिन मासूमों को, निर्दोषों को इस आतंकवाद के चलते उनकी हत्या हुई थी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि ये राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चलते इस तरह से अपनी रैलियों को रद्द भी करते हैं, आतंकवाद का समर्थन भी करते हैं। ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, आतंकवाद के समर्थक। इल्तिजा मुफ्ती नसरल्लाह को शहीद बता रही हैं, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत को शांति बहाल करने के लिए इजराइल पर दबाव डालना चाहिए। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। दुनिया में कहीं भी जंग जदल होना नहीं चाहिए। अमन से रहो और अमन के साथ ही जिंदगी गुजारे। लास्ट में तो जब देखा जाता है बड़े बड़े जंग होते हैं और जंगों के बाद टेबल पे आके बात करनी पड़ती है। आतंकी नसरल्लाह की मौत पर भारत में सियासी जंग छिड़ी हुई है। कोई उसे शहीद बता रहा है तो कोई शांति की अपील कर रहा है। इन पार्टियों पर आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इजरायल और हिजबुल्लाह के युद्ध के बीच अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। सुपर पावर ने इजरायल के लिए सैन्य तैनाती में भारी इजाफा किया, तो वहीं हिजबुल्लाह की सबसे खूंखार यूनिट एक सीक्रेट लोकेशन पर रवाना कर दी गई है। हिजबुल्लाह की यूनिट नंबर 910 के वॉर जोन में आने का क्या मतलब है, ये जानकर नेतन्याहू टेंशन में है। इजराइल ने जिस जंगी जेट से नसरल्लाह को मारकर उसका ट्रेलर दिखाया, इजराइल ने जिस बंकर बस्टर बम से नसरल्लाह को उड़ाया, उसकी पूरी फिल्म दिखाई। इजराइल हिजबुल्लाह को दहलाने के साथ खामनेई को चढ़ा रहा है, लेकिन अब दहलने का नंबर इजराइल का है। हिजबुल्लाह खौफनाक बदले के वॉर प्लान पर एक्शन शुरू कर चुका है।
वहीं इजराइल हिजबुल्लाह को मातम मनाने का मौका भी नहीं दे रहा। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। कमांडर मर रहे हैं। ताबूतों का ढेर बेरूत में लगा हुआ है। बेरूत को कब्रिस्तान बनाकर भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान के लड़ाका ग्रुप के टॉप कमांडरों की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ का ही सफाया हो चुका है। मगर इजराइल की टेंशन इतने भर से खत्म हो गई है, ये मुगलता ना नेतन्याहू ने पाला है और ना ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने। वजह है हिजबुल्लाह के असल आका लेबनान के इस फाइटर ग्रुप का रिमोट कंट्रोल तेहरान में है, जहां से हिजबुल्लाह की उस यूनिट को अब वॉर जोन में उतारा जा रहा है, जिसने इजराइल को सबसे ज्यादा बार दहलाया है। ये है हिजबुल्लाह की सीक्रेट आर्मी, जो पूरी दुनिया में यूनिट 910 के नाम से कुख्यात है। जिसे हिजबुल्लाह की काली कसाई यूनिट और हिजबुल्लाह के मोसाद एजेंट्स का नाम भी दिया जाता है। खामनेई के ऑर्डर पर यूनिट 910 के किलर सोल्जर्स इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला लेंगे, मगर कैसे? क्या है वॉर प्लान? कौन हैं यूनिट 910 के किलर एजेंट्स? इसके पास कैसे हथियार हैं? इनकी वॉर प्लानिंग क्यों दुनिया भर में कुख्यात है? जब आप ये सब जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। मगर पहले सुनिए इजराइल के आर्मी चीफ का ये बयान, जो कि तब आया है जब उन्हें हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के युद्ध में उतारने का पता चला। סיימתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון. צפויים לנו ימים מאתגרים. כוחות צה"ל נמצאים במוכנות שיא, בהגנה ובהתקפה, בכל הזירות ומוכנים להמשך. इजराइल को अंदाजा लग चुका है कि बहुत बड़ी आफत से अब भिड़ना होगा। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए यूनिट 910 के खूनी शिकारी इजराइल को दुनिया के कोने कोने में चुन चुन कर सबक सिखाएंगे। यूनिट 910 के लड़ाके ठीक उसी तर्ज पर काम करते हैं जैसे इजराइल के लिए मोसाद एजेंट्स। तो क्या है इन खूंखार किलर्स की पूरी डिटेल? कैसे बनते हैं बारूदी यूनिट 910 के कमांडर? ट्रेनिंग, हथियार और इंतकाम का मॉड्यूल पहली बार दुनिया के सामने आएगा। मगर उससे पहले ये भी जान लीजिए कि हिजबुल्लाह के नए चीफ की रेस में नसरल्लाह के चचेरे भाई के साथ एक और नाम भी आ गया है। एक सीनियर लीडर को लड़ाका ग्रुप की कमान मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हिजबुल्लाह में नसरल्लाह के बाद जिस लीडर की तूती बोलती है उसका नाम है नईम कासिम। 71 साल के बुजुर्ग कासिम को हिजबुल्लाह में नंबर 2 कहा जाता है। नईम कासिम लेबनान के दक्षिणी इलाके से है, जिसने इजराइल के सबसे ज्यादा हमले झेले हैं। नईम कासिम 70 के दशक से इजराइल के खिलाफ आंदोलन में शामिल रहे हैं। नईम कासिम को हिजबुल्लाह का ब्रेन भी कहा जाता है। नईम कासिम की छवि मुस्लिम विद्वान की है जो धुर इजराइल विरोधी हैं। नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम हिजबुल्लाह चीफ बने या फिर नईम कासिम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नसरल्लाह की गद्दी जो भी संभालेगा उसका मिशन सिर्फ एक है, वो है इजराइल से हिसाब बराबर करना, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के किलर कमांडोज को सौंपी गई है। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 को ब्लैक यूनिट भी कहते हैं। ये यूनिट लेबनान के बाहर हिजबुल्लाह के दुश्मनों को बड़े हमलों से दहलाती है। यूनिट 910 का ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से करीबी रिश्ता है। यूनिट 910 के खूंखार शिकारी अफ्रीका और एशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक में मौजूद हैं। यूनिट 910 का सुप्रीम कमांडर कमान तलाल हमिया है, जिसे अबू जाफर के नाम से भी जाना जाता है। अल्मा रिसर्च सेंटर के मुताबिक यूनिट 910 क्विक एक्शन लेने से पहले लंबे वक्त तक तैयारी करती है, जो बेरूत से मिले ऑर्डर पर सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम देती है। यूनिट 910 का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। 32 साल से ये यूनिट इजराइल को जख्म देती आ रही है। इजराइल के खिलाफ यूनिट 910 को बनाया ही बदला लेने के लिए गया था। बात 1992 की है।
जब इजराइल ने उस वक्त के हिजबुल्लाह चीफ अब्बास अल मुसावी को मार गिराया था। 16 फरवरी 1992 को इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टरों ने दक्षिण लेबनान में अल मुसावी के काफिले को मिसाइल हमले से उड़ा दिया था। इजराइल के हमले में अल मुसावी, उसकी पत्नी, उसके 5 साल के बेटे और 4 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए थे। अल मुसावी की मौत का बदला लेने के लिए यूनिट 910 ने इजराइल को दुनिया के कोने कोने में दहलाया था। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल रही है। 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास और 1994 में अर्जेंटीना में यहूदी सामुदायिक सेंटर पर बमबारी को इसी यूनिट ने अंजाम दिया था। 2012 में यूनिट 910 ने बुल्गारिया के बरगाज में इजरायली नागरिकों को ले जा रही बस पर आत्मघाती बम विस्फोट किया था। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक यूनिट 910 ने न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे समेत कई अहम जगहों पर टेरर अटैक का प्लान बनाया था। अमेरिका में हिजबुल्लाह की यूनिट 910 का एक ऑपरेटिव अली कोरानी पकड़ा गया था, जिसने हिजबुल्लाह की यूनिट 910 की डिटेल पहली बार उजागर की थी। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के एजेंट पूरी दुनिया में मौजूद हैं। यूनिट 910 के लड़ाके अक्सर विदेशी नागरिकता रखते हैं और पहचान बदल लेते हैं। हाल के दशकों में यूनिट 910 के एजेंट्स का इनपुट दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में उन जगहों पर मिला जहां इजरायली नागरिकों की मौजूदगी है। नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहे यूनिट 910 के लड़ाके किस लोकेशन पर और कब अटैक शुरू करेंगे, इसे कोई नहीं जानता। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।